आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। इस चैप्टर को हम पार्ट्स में करेंगे। चैप्टर के सभी पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इसलिए आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। कमेंट करके आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13 वेदर। सबसे पहले क्या है, वेदर के बारे में पढ़ेंगे। वेदर क्या होता है, जिसको हिंदी में मौसम बोलते हैं। वी ऑलवेज थिंक ऑफ वेदर वेर एवर वी मे बी। हम हमेशा वेदर के बारे में सोचते हैं, हम कहीं पर भी हों। किसके बारे में सोचते हैं? वेदर के बारे में सोचते हैं कि वेदर कैसा होगा आज का। वेदर इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स वी नोटिस आफ्टर वी वेक अप। और जैसे ही हम वेकअप उठते हैं सुबह, तो हम ये सबसे पहले यही देखते हैं कि आज जो वेदर है, वेदर इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले हम मौसम के बारे में ही, वेदर के बारे में ही सोचते हैं। इफ़ इट इज़ कोल्ड वी वेयर ए स्वेटर। अगर ठंड हो तो हम स्वेटर डाल लेते हैं, पहन लेते हैं। इफ़ इट इज़ हॉट एंड सनी। अगर हॉट हो, गर्म हो और धूप निकली हो, वी वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ। तो हम कॉटन के कपड़े पहन लेते हैं, हल्के कॉटन के कपड़े पहन लेते हैं। वी मे आल्सो लुक एट द वेदर फोरकास्ट इन अ न्यूज़पेपर और ऑन द इंटरनेट इन केस वी हैव टू गो आउट फॉर ए पिकनिक और फॉर ए हॉलीडे ब्रेक। और अगर हमें कहीं पर बाहर जाना है, पिकनिक पे जाना है या छुट्टियों में कहीं घूमने जाना है, तो हम क्या करते हैं भाई, वेदर फोरकास्ट देखते हैं कि मौसम कैसा होगा। मौसम की भविष्यवाणी देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा। या तो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, मौसम की जानकारी लेते हैं, वेदर की जानकारी, या फिर इंटरनेट से लेते हैं, या फिर टीवी वगैरह से देखते हैं जब भी हम कहीं घूमने फिरने बाहर जाते हैं। बट व्हाट डज वेदर इम्प्लाई, लेट अस फाइंड आउट। मगर परंतु जो ये वेदर है, मौसम है, इसका क्या मतलब है, अब हम इसको लेट अस फाइंड आउट जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो weather is the state of the atmosphere at a particular time and place in terms of certain well defined term of elements। और वेदर क्या है, इज ए स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी एक स्टेट है, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। कि उस प्लेस और उस टाइम में हमारा जो वेदर है, उसकी जो एटमॉस्फेयर है, उसकी स्टेट कैसी है, ठीक है, उसको ही हम वेदर बोलेंगे इन टर्म ऑफ सर्टन वेल डिफाइंड टर्म। और इसको डिफाइन करने के लिए हम कुछ टर्म का, कुछ एलिमेंट का यूज़ करते हैं। यानी कि जो वेदर है वो कई एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे कि टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, क्लाउड है या नहीं, विंड है या नहीं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। इन सभी चीज़ों से मिलकर इस सब को हम ऑब्जर्व करते हैं और बताते हैं कि वेदर कैसा है उस पर्टिकुलर प्लेस और उस पर्टिकुलर टाइम में वेदर कैसा है। मान लो आप सुबह उठते हो और सुबह आपको लगता है कि बारिश का मौसम है, तो आप कहोगे कि बारिश का मौसम है, और बारिश हो जाती है और दोपहर तक धूप खिल जाती है और पूरा सूरज निकल आता है, गर्मी हो जाती है, तो आप कहोगे कि अब वेदर क्या हो गया, गर्म हो गया। यानी कि ये प्लेस और टाइम पर डिपेंड करता है कि उस जगह और उस टाइम पर एटमॉस्फेयर की स्टेट कैसी है, उसको ही हम वेदर बोलेंगे। दीज एलिमेंट्स आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वेदर को हम बताने के लिए किन किन टर्म का यूज़ करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि वेदर किन टर्म से मिलकर बना है। वो है टेम्परेचर, जिसको तापमान कहते हैं, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, और विंड एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर। इसके बारे में हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। दीज कंडीशन आर स्टडीड इन मीटियोरोलॉजी। और इन जो ये कंडीशन हैं सारी, इनको जो ऑब्जर्व करते हैं उसको बोलते हैं हम मीटियोरोलॉजी, द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेदर एंड वेदर फोरकास्टिंग। और मीटियोरोलॉजी क्या है? मीटियोरोलॉजी में क्या, वेदर को समझा जाता है और वेदर की फोरकास्टिंग की जाती है, भविष्यवाणी की जाती है कि आगे वेदर कैसा होगा। तो हिंदी में इसको बोलते हैं भाई मौसम विज्ञान। यानी कि मौसम के बारे में स्टडी करना कि मौसम कैसा होगा, आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा, इसी साइंस को बोलते हैं हम मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजिस्ट
साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर रिकॉर्ड दिस एलिमेंट ऑफ द वेदर एवरी डे। जो मीटेरोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वो हर रोज़ क्या करते हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को क्या करते हैं भाई, रिकॉर्ड करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है, हर एक दिन करते हैं। सच constant recording of weather information help in determining the climate of a given region। और यही जो रिकॉर्ड करते हैं वो वेदर की जो कंडीशंस हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं, एलिमेंट को जो रिकॉर्ड करते हैं, इसी इन्फॉर्मेशन को जो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, इसी इन्फॉर्मेशन यही हेल्प करती है कि उस जो क्षेत्र का, उस जगह का क्या भाई क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। तो वेदर को जब रोज़ हर दिन हम ऑब्ज़र्व करते हैं, वैज्ञानिक ऑब्ज़र्व करते हैं, मान लो 6 महीने तक ऑब्ज़र्व किया, साल तक ऑब्ज़र्व किया, फिर बताते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट फिर क्या बन जाता है, वो क्लाइमेट कैसा है। जैसे अगर लद्दाख की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पास लद्दाख, हमारे भारत के ऊपर है लद्दाख, तो अगर हम लद्दाख के वेदर को स्टडी करें तो लद्दाख का वेदर लगभग सारा साल ठंडा रहता है। तो हम वहाँ ऐसे कह देंगे कि जो लद्दाख है उसका जो क्लाइमेट है, यानी कि उस जगह का जो क्लाइमेट है वो क्या है, कोल्ड है, ठीक है। अब आ गया भाई द वेदर एलिमेंट। अब जो ये वेदर एलिमेंट है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि वेदर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ठीक है, किन किन से मिलकर बना है, किस किस को हम ऑब्जर्व करते हैं, वो पढ़ेंगे। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट डिफाइन द वेदर एट ए गिवन प्लेस। अब हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में, एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में पढ़ेंगे एट ए गिवन प्लेस, कि किसी दी गई जगह का जो वेदर है उसको अगर हमने बताना है कि कैसा है तो उसके कुछ एलिमेंट को हमने ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर। टेम्परेचर क्या बताता है हमें, जो एयर में कितनी गर्मी है, गर्म है या ठंडी है, इसके बारे में बताता है कि हवा कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, उस जगह की होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑन द अर्थ एवरेजेस 50 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल बट वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, एलिवेशन, सीज़न एंड टाइम ऑफ द डे। जो टेम्परेचर है वो किसकी क्या भाई 15 डिग्री सेल्सियस होता है सी लेवल पे, लगभग एवरेज दे रखे है ये, जो सी लेवल होता है उस पर जो अर्थ की जो एवरेज है टेम्परेचर की 15 डिग्री सेल्सियस है, मगर ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है, वेरी करता है ये अकॉर्डिंग टू, कैसे वेरी करता है, लैटिट्यूड, एलिवेशन, सीज़न और टाइम ऑफ द डे, ठीक है। लैटिट्यूड या एलिवेशन यानी कि कहाँ वो जगह कहाँ पर है, ऊंचाई पर है या नीचे है, ठीक है, पहाड़ों पे है या रेगिस्तान पे, इस तरह की स्थिति पर निर्भर करता है। और सीजन कैसा है उस जगह का, उस टाइम गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, या कैसा है, या फिर डे, टाइम ऑफ द डे, कि कितने बजे हम उसको वेदर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, 12 बजे, 1 बजे, दिन के रात के 12 बजे या सुबह के 4 बजे, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। इट कैन रेंज फ्रॉम ए रिकॉर्ड हाई एट 50 डिग्री सेल्सियस टू ए रिकॉर्ड लो ऑफ -88 डिग्री सेल्सियस। तो कहाँ कहाँ इसकी रेंज क्या है भाई टेम्परेचर की, जो पृथ्वी पे जो टेम्परेचर है वो 58 डिग्री सेल्सियस भी है ज़्यादा से ज़्यादा, और माइनस में भी है -88 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत कम टेम्परेचर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ़ जम जाती है, उससे भी उससे भी 88 डिग्री नीचे, यानी कि -88 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड, ठीक है। टेम्परेचर इज़ जनरली हाईएस्ट इन द ट्रॉपिक्स एंड लोएस्ट नियर द पोल्स। जो टेम्परेचर होता है वो ट्रॉपिक्स, जो आपने पढ़ा होगा ये एसएस में पढ़ा होगा, एसएसटी में, ट्रॉपिक्स जो एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा होता है, और जो पोल्स होता है, ठीक है, जो अर्थ के जो पोल्स है उस पर जो टेम्परेचर है वो कम होता है, ठंडा, मतलब वहाँ ठंडा होता है। ऑन एनी गिवन डे इट इज़ यूजुअली वार्मेस्ट ड्यूरिंग मिड आफ्टरनून एंड कोल्डेस्ट अराउंड डॉन जस्ट बिफोर सनराइज। और कोई भी अगर हम एक दिन लें, अगर कोई भी एक दिन ले तो भाई ये उस दिन का सबसे गर्म टेम्परेचर कब होगा, मिड आफ्टरनून में होगा, और सबसे ठंडा टेम्परेचर यानी कि सबसे कम टेम्परेचर, सबसे ठंड कब होगी, सुबह सुबह होगी, डॉन, जब सूरज के निकलने से थोड़ा सा पहले, उस टाइम सबसे ज़्यादा
ठंडा होता है और मिड आफ्टरनून को सबसे ज़्यादा गर्म होता है, अगर किसी भी डे को हम क्या करें, ऑब्जर्व करें उसके टेम्परेचर को। दूसरी चीज़ आगे भाई ह्यूमिडिटी, दूसरा एलिमेंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफियर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर यानी कि नमी, आप पानी भी कह सकते हैं, कि एटमॉस्फेयर में यानी कि हवा में कितने वाटर वेपर है, कितना पानी है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और हम ह्यूमिडिटी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी में मेज़र करते हैं। इट इक्वल्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स actually present in the atmosphere divided by the atmosphere's maximum water vapor holding capacity एट दैट टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी क्या होती है? देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि एक रूम ले लेते हैं। एक रूम में, अब रूम में क्या होगी भाई? हवा होगी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी हम हवा में ही देखते हैं कि हवा में कितनी नमी है। मान लो कि भाई इस रूम में जो हवा है उसकी कैपेसिटी, उसमें पानी होल्ड करने की कैपेसिटी है हवा में, वाटर वेपर होल्ड करने की 100 मिलीमीटर मान ली हमने है, ठीक है। तो इतना वो, ये जो रूम के अंदर हवा है इतनी वो कैपेसिटी ले सकता है पानी की 100 मिलीलीटर, ठीक है। वाटर वेपर इतने ले सकता है। तो अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव को आर लिख रहा हूँ मैं और ह्यूमिडिटी को एच लिख रहा हूँ। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? जितना टोटल वो कैपेसिटी है उस टाइम, ठीक है, 100 है मान लो कैपेसिटी, और मान लो कि इस टाइम जो है वो 25 मिलीलीटर ही है। हवा में जो वाटर वेपर है वो 25 मिलीलीटर है, और ले कितना सकता है वो हवा? 100 मिलीलीटर ले सकती है। तो 25 अपॉन 100, 25 अपॉन 100, ये तो है जितनी एक्चुअल उसमें नमी है, जितना मॉइस्चर है, जितनी ह्यूमिडिटी है 25, और टोटल कितना ले सकता है वो? 100 मिलीलीटर ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100, ठीक है। तो ये होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज में आ जाएगा, 100 से 100 मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, और 25% उस रूम की, यानी कि उस रूम कह लो या उस एरिया की क्या आ जाएगी? ह्यूमिडिटी आ जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, देखो अब 50% भी हो जाती है कई बार ह्यूमिडिटी, ठीक है, और 100% भी हो सकती है, 100% के आसपास भी। जब बारिश होती है तो हवा में क्या हो जाता है भाई? बारिश खत्म होने के बाद हवा बिल्कुल ठंडी हो जाती है, यानी कि हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो 100% तक ह्यूमिडिटी हो जाती है उस टाइम। तो यानी कि बारिश के मौसम में 100% तक ह्यूमिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही गर्मियों में क्या होता है भाई? ह्यूमिडिटी क्या होती है भाई? कम होती है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो मान लो ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है भाई? कम हो जाती है, और सर्दियों में या बरसातों में ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आ गया भाई cloudiness. Most clouds are produced due to the cooling of air as it rises up. अब cloudiness क्या होती है? क्लाउड होता है बादल, ठीक है, ड्यू टू द कूलिंग ऑफ एयर एज इट राइजेज अप। अब जब हवा ठंडी हो जाती है और ऊपर उठ जाती है तो क्या हो जाता है भाई? उसका फिर क्या बन जाते हैं भाई? बादल बन जाते हैं, क्योंकि हवा में क्या होते हैं भाई? वाटर वेपर होते हैं। वाटर वेपर से ही क्या होते हैं भाई? बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। व्हेन एयर टेम्परेचर गेट रिड्यूस्ड द एक्सेस वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस इनटू द लिक्विड ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल टू फॉर्म क्लाउड और फॉग। अब जब क्या होता है भाई? जो वाटर, व्हेन एयर टेम्परेचर गेट्स रिड्यूस, जब टेम्परेचर, जो एयर का टेम्परेचर है जब रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि जब हवा ठंडी हो जाती है, तो जो एक्स्ट्रा पानी जो हवा के अंदर है, वाटर वेपर है, वो क्या एयर के अंदर वो कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि वो किस में चेंज हो जाते हैं भाई? वो वाटर वेपर का क्या बन जाता है? लिक्विड ड्रॉप, बूंदें बन जाती है, पानी की बूंदें बन जाती हैं, या फिर आइस क्रिस्टल बन जाता है, बर्फ़ बन जाती है उसकी, टू फॉर्म क्लाउड, फिर वो क्लाउड बना देते हैं या फॉग बना देते हैं, ठीक है। वही वाटर वेपर ठंडे होकर क्या बना देते हैं? क्लाउड या फॉग बना देते हैं। फॉग रेफर टू क्लाउड्स दैट ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड, ठीक है। और फॉग ऐसे क्लाउड हैं जो क्या बिल्कुल ग्राउंड के बिल्कुल पास होते हैं। इन डेंस फॉग द विजिबिलिटी रेंज में भी अराउंड 50 मीटर और सो। और जब ज़्यादा ही घना कोहरा आ जाता है, जब जैसे सर्दियों के दिनों में होता है, तो फिर विजिबिलिटी, हमारे देखने की क्षमता कम हो जाती है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता धुंध के अंदर, कोहरे के अंदर। तो इसकी रेंज क्या है? 50 मीटर से शुरू होती है और आगे तक, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन,
प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? प्रेसिपिटेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ड्रॉपलेट एंड क्रिस्टल इन क्लाउड ग्रो लार्ज इनफ टू फॉल ऑन द ग्राउंड। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि भाई बारिश जब हो जाती है, जब ड्रॉपलेट होती हैं, जो पानी की जो बूंदें होती हैं, क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, क्लाउड, ठीक है, क्लाउड्स में, बादलों में ग्रो लार्ज इनफ टू फॉल ऑन द ग्राउंड, जब इतने बड़ी हो जाती हैं वो बूंदें तो वो धरती पर गिरना शुरू हो जाती हैं, उसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं, यानी कि बारिश को। प्रेसिपिटेशन टेक्स ए वैरायटी ऑफ फॉर्म, और प्रेसिपिटेशन कई तरह से हो सकती है, इंक्लूडिंग रेन हो सकती है उसमें। प्रेसिपिटेशन में क्या आ जाता है भाई, यानी कि प्रेसिपिटेशन का मतलब जो भी वाटर वेपर्स हैं जब वो ज़मीन पर गिरने लगते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो बारिश की फॉर्म में, ड्रिजलिंग हो सकती है, स्नो हो सकता है, हेल हो सकता है, आइस पैलेट्स हो सकते हैं और स्लीट, ठीक है। यानी कि जब वाटर वेपर्स भारी होकर, लार्ज होकर, बड़े होकर जब पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, धरती पर गिरने लगते हैं, चाहे वो बारिश के रूप में, चाहे ड्रिजलिंग हो। ड्रिजलिंग में क्या होता है, धीमे धीमे बारिश होती है, स्नो, बर्फ़ गिरती है, ओले गिरते हैं या आइस पैलेट्स गिरते हैं, ठीक है, तो इसको ही हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। उसके बाद आ गया वे विंड। विंड होती है हवा। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज़ रेफर टू एज द विंड। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है एयर की, उसको विंड कहते हैं। कैसे चलती है विंड? या तो ऐसे चलती है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इस तरह की मूवमेंट, ठीक है। ये तो वर्टिकल हो गया, ठीक है, और ये ऐसे सीधी हवा ऐसे चलती है, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट कम्स। फॉर एग्जांपल, ए विंड कमिंग फ्रॉम नॉर्थ इट इज़ नोन एज नॉर्दर्न विंड। और जिस तरफ से ये आती है, उस हवा आती है, उस तरफ का उसको नाम दे दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई नॉर्थ से हवा आ रही है, नॉर्थ साइड से हवा आ रही है, तो उसको हम नॉर्दर्न विंड कह देंगे, उत्तर की तरफ से आने वाली हवा कह देंगे। इन मोस्ट प्लेसेस नियर द ग्राउंड द विंड स्पीड यूजली एवरेज फ्रॉम 8 किलोमीटर पर आवर टू 24 किलोमीटर पर आवर। और जो लैंड पे जो हवा चलती है, उसकी जो एवरेज क्या है, उसकी स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर से लेकर 8 किलोमीटर पर आवर से लेकर 24 किलोमीटर पर आवर तक होती है इसकी स्पीड हवा की। हाउएवर इट कैन बी वेरी मच हाइयर ड्यूरिंग इंटेंस स्टॉर्म। मगर ये जो हवा की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जब क्या आ जाते हैं भाई, खतरनाक तूफान आते हैं जब, तो इसकी जो स्पीड है, हवा की स्पीड, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट प्लेज ए वाइटल रोल इन ऑल वेदर सिस्टम। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वेदर सिस्टम में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर ऑन ए गिवन सरफेस डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दैट सरफेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो प्रेशर हवा डालती है, जो फोर्स हवा डालती है किसी एरिया के ऊपर, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने इतना एरिया ले लिया, ठीक है, तो इस एरिया पे जितनी हवा, एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो प्रेशर डालेगी, फोर्स डालेगी, उसी फोर्स को हम, इस एरिया पे जितना फोर्स डालेगी उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। वो कौन डालती है भाई? एयर डालती है, हवा डालती है। Falling pressure usually indicate an approaching storm. Rising pressure usually indicate क्लियर स्काइज। जब जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब किसी पॉइंट पर, किसी एरिया में जब कम हो जाता है, तो इसका मतलब क्या आएगा? वहाँ पे तूफान, हवा चलने लगती है, बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? राइजिंग प्रेशर जब बढ़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब वहाँ पे क्या होएगा भाई? कोई हवा हुआ तूफान नहीं आएगा, आसमान क्या रहेगा? साफ रहेगा। अब डू यू नो में भी कर लेते हैं। मैन वेदर स्टेशन आर एक्सपेंसिव टू ऑपरेट बिकॉज ऑफ द मैन पावर कॉस्ट। अब पहले क्या होता था? मैन पावर स्टेशन होते थे, कि वेदर स्टेशन होते थे कि जो आदमी ही मतलब बताते थे, डाटा इकट्ठा करते थे मौसम के बारे में। उसमें क्या हो जाता है भाई? वो महंगा पड़ता था, वो सिस्टम महंगा पड़ता था जब सब में आदमी ही क्या ऑब्जर्व करता था, मौसम को डाटा इकट्ठा करता था। ये महंगा पड़ता था हमें बिकॉज ऑफ द मैन पावर कॉस्ट, क्योंकि आदमियों को लगाने में उनको तनख्वाह वगैरह, पे वगैरह करना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, ज़्यादा खर्चा होता था। एज दे आर बीइंग ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन,
इन डेवलप्ड कंट्रीज़। अब क्या आ गया भाई, अब मैन वेदर स्टेशन नहीं होते, आदमियों के द्वारा डाटा इकट्ठा नहीं किया जाता। अब क्या आ गया भाई, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन आ गए। अब कंप्यूटर के द्वारा, जो सैटेलाइट के द्वारा डाटा इकट्ठा किया जाता है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, जितने भी विकसित देश हैं, वहाँ पे अब ये वाला सिस्टम आ गया, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। इट वाज इन ईयर 1982 दैट द इंडियन meteorological department started operating 100 land-based data collection platform, now renamed as automatic weather station, for collecting meteorological data from remote and inaccessible places using India's geostationary satellite INSAT। अब इंडिया में 1982 में ऐसे स्टेशन बनाए गए थे वेदर को जो ऑब्जर्व करते थे मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। अब 100, लगभग 100 थे, लैंड बेस्ड डाटा कलेक्शन करते थे जो, मगर अब उनको नया नाम दे दिया गया है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन रख दिया गया है। और उसकी मीटियोरोलॉजिकल डाटा, जो मौसम से संबंधित जो डाटा कैसे इकट्ठा किया जाता है, दूर दूर के इलाकों में और जहाँ पर जाया भी नहीं जा सकता वहाँ के इलाकों का भी डाटा इकट्ठा कर लिया जाता है। कैसे? यूजिंग, जो इंडिया ने जो सैटेलाइट भेज रखे हैं, इनसेट सैटेलाइट, जो इनसेट ऊपर भेज रखे हैं, सैटेलाइट के द्वारा ही अब मौसम का जो भी डाटा है दूर दूर के क्षेत्रों में और इनएक्सेसिबल प्लेसेस जहाँ पे जाया भी नहीं जा सकता, वहाँ का डाटा भी अब वैज्ञानिक इकट्ठा कर लेते हैं।